सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इन्वेंटरीज टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें से 4 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 4 to 8 मार्क्स का ही इसका सिलेबस बनता है, न्यूमेरिकल आता है। और अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हो तो मतलब लॉजिकल है ये, ऐसा रटने रटाने वाला नहीं है। इसमें कोई फॉर्मेट वॉर्मेट का कुछ काम नहीं है। इसमें बस अगर आपको कंसेप्ट समझा है तो बस लिख के आ जाओ, कंसेप्ट समझा है तो लिखते जाओ, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वेटेज है अराउंड 4 to 8 मार्क्स। अराउंड 4 to 8 मार्क्स का इस पे सवाल आता है। ठीक है, और गाइज हम मॉड्यूल में से ही कवर कर रही है टॉपिक, क्योंकि मॉड्यूल में काफ़ी अच्छे से दिया है। और कई स्टूडेंट्स ऐसे जिनके पास हमारा नोट्स अवेलेबल नहीं है या जिन्होंने और कहीं क्लासेस की है, तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अपन मॉड्यूल में से ही इसे कवर करेंगे। मॉड्यूल में बहुत ही अच्छी तरह से दिया है। अच्छा, इस टॉपिक को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कहता हूँ, एकेडमिक्स में तो क्या आप पढ़ पुढ़ा के कैसे भी पास हो जाओगे, ये जो टॉपिक है रियल लाइफ में यूज़ में आने वाला है। कोई भी बिजनेस करते हैं हम, या हम चार्टेड अकाउंटेंसी के बाद में कोई अपना जो क्लाइंट है, या हम अकाउंटिंग करते, कुछ भी करते, तो डे टू डे एक्टिविटी में इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हमें करना ही पड़ता है। इन्वेंट्री से हमें रेगुलर बेसिस पे डील करना ही पड़ता है। तो इस टॉपिक का प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली एंटिटी कितनी तरह की होती है? 2 तरह की होती है। एक होती है जो सर्विसेज में डील करती है, जो कोई सर्विसेज रेंडर करती है, सर्विस सेक्टर की एंटिटी है कोई। और दूसरी होती है जो कोई गुड्स में डील करती है। ठीक है, एक होती है जो बेसिकली कोई सर्विस रेंडर करती है, सर्विस सेक्टर को बिलोंग करती है। और एक होती है जो गुड्स प्रोडक्ट से डील करती है। जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, वो क्या है? वो एक सर्विस रेंडर कर रहा है, इंश्योरेंस। तो उनके पास कोई गुड्स है क्या? नहीं, उनके पास सिर्फ सर्विसेज है। दूसरा देखेंगे हम बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग वाले क्या कर रहे हैं? हमें बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं। कोई गुड्स बेच रहे हैं क्या? वो उनकी सर्विसेज सेल कर रहे हैं हमें। कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं क्या? नहीं, वो दे आर सेलिंग सर्विसेज। तो उनके केस में भी जो इन्वेंट्री है वो निग्लिजिबल हो जाती है, या नहीं होती है, या एकदम निग्लिजिबल क्वांटिटी में होती है। ठीक है, तो जो इन्वेंट्री है ये सर्विस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें देखना है इन्वेंट्री मतलब गुड्स से रिलेटेड है। अब ऐसे जो एंटिटीज गुड्स से डील करती है वो भी 2 कैटेगरी की हमने देखा है, फाइनल अकाउंट्स में भी देखा है हमने। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो कुछ प्रोड्यूस करती है, रॉ मटेरियल लेती है, उस पर कोई एक्टिविटी करती है और एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। रॉ मटेरियल पे कोई एक्टिविटी करके उस पर कोई प्रोडक्शन करती है। ये हमने इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट टॉपिक नंबर 3 में देखा है डिटेल में। तो एक एंटिटी होती है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, और दूसरी एक एंटिटी होती है जो ट्रेडिंग है, जो सिर्फ खरीदती है बेचती है, खरीदती है बेचती है। जैसे कि पंडित ऑटो, पंडित ऑटो क्या करता है? टाटा की कार खरीदता है और बेचता है। ठीक है, कार खरीदता है बेचता है। लेकिन टाटा मोटर्स वो क्या करती है? कार मैन्युफैक्चर करती है। वो क्या नैनो खरीद के नैनो बेचती है क्या? नहीं, दे मैन्युफैक्चर द 4 व्हीलर। वो कार को प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस में इन्वेंट्री में क्या क्या आ सकता है? रॉ मटेरियल जिससे वो कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब हमने रॉ मटेरियल लिया। ऐसा होता है कि हमने रॉ मटेरियल लिया, यहाँ से रॉ मटेरियल डाला, वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट निकल गया। ऐसा है कि यहाँ से रॉ मटेरियल डाला, यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट निकल गया? नहीं, रॉ मटेरियल के बाद में एक स्टेज कंप्लीट होगा, सेकेंड स्टेज कंप्लीट होगा, तो बीच में जो इंटरमीडिएट सिचुएशन में है उसे बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। जो रॉ मटेरियल भी नहीं है, फिनिश गुड भी नहीं है, रॉ मटेरियल से आगे पहुंच गया है, उस पर हमने कोई एक्टिविटी कर ली है, लेकिन फिनिश गुड्स भी नहीं है क्योंकि हम वो बेच नहीं सकते, वो अभी कंप्लीट होने का है। ठीक है, और फिर एक होता है फिनिश गुड जो हम सेल करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट है जो अपना फिनिश्ड गुड्स। बाद में आता है स्टोर्स एंड स्पेयर, जैसे कि ऑयल है, नट बोल्ट है, पाना है, मशीन का कोई स्पेयर पार्ट है, ये भी हमारा इन्वेंट्री है, ये भी हमारा इन्वेंट्री है। बाद में सर पैकिंग मटेरियल, जैसे कि हमने ये पेन प्रोड्यूस किया, अब ये पेन क्या ऐसा ओपन मिलेगा क्या हमें मार्केट में? नहीं, इसको बराबर इस पर हमारा ब्रांडिंग होगा, इसमें पन्नी चढ़ी होगी, पैकेजिंग होगा इसका, फिर मार्केट में या बॉक्स में अच्छे से रैप होगा, फिर मार्केट में बिकने को आएगा। तो पैकिंग मटेरियल भी कंज्यूमेबल्स में आ जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग की कंसर्न के केस में ये सारी चीज़ें हमारी इन्वेंट्री होती है। लेकिन अगर कोई ट्रेडिंग कंसर्न है तो उनके केस में क्या है? ट्रेडेड गुड्स।
जैसे कि कोई जैसे कि राजा पेन हाउस है, वो क्या करता है, पेन खरीदता है, पेन बेचता है, तो उनके लिए तो इन्वेंट्री सिर्फ ये पेन ही हो गई। उन्हें थोड़ी उन्हें थोड़ी कि ये पेन के अलग अलग पुर्जे खरीदने हैं, पेन के अलग अलग स्पेयर पार्ट्स थोड़ी खरीदने हैं। ये स्टाइलस है तो इसके अलग अलग पुर्जे थोड़ी खरीदने हैं उन्हें, उन्हें तो बस पेन खरीदना है, पेन बेचना है, एक हाथ से खरीदना है, एक हाथ से बेचना है। तो ऐसे केस, ऐसी एंटिटी, ऐसे कंसर्न्स के केस में इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, ट्रेडेड गुड्स, जिसमें वो ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें वो ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए नया नहीं है। 11th-12th स्टैंडर्ड, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो 11th-12th स्टैंडर्ड में भी हमने देखा है, लेकिन वो बेसिक बेसिक देखा है कि भैया ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है। और 12th में हमने इसका बेसिक वैल्यूएशन का फंडा देखा है, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। लेकिन अब फाउंडेशन लेवल पे हम एकदम डिटेल में हमने ये पढ़ा है, क्योंकि ये रिवीजन है तो इसमें हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ मिस आउट नहीं करेंगे। तो वैल्यूएशन का प्रिंसिपल क्या पढ़ा था हमने, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो ये कौन बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमें चिक चिक के बोलता है, सर बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, एनआरवी लोअर है तो एनआरवी पे रिकॉर्ड करेंगे। अब भैया जी कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट मतलब क्या है, एनआरवी मतलब क्या है, वो दोनों भी अभी हम भैया जी एकदम डिटेल में समझेंगे। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं बुक का इन्वेंट्री का क्या है। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, ये ऐसे गुड्स होते हैं जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिन्हें हमने सेल करने के लिए रख रखा है, वो हमारी इन्वेंट्री है। मान लो अब हमारा मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर में अपने पास फर्नीचर है, फर्नीचर है अपने पास, है ना, लैपटॉप, अप्लायंसेस है, कंप्यूटर है, टेबल है, कुर्सी है। तो ये फर्नीचर अपनी इन्वेंट्री होगी क्या साहब, ये हमारी इन्वेंट्री नहीं, ये फिक्स्ड असेट हुई। क्यों, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम इसे बेच रहे हैं क्या, नहीं। लेकिन अगर कोई फर्नीचर स्टोर है, फर्नीचर स्टोर में जो फर्नीचर रखा हुआ है वो तो उनके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रेडिंग के लिए है, तो उनके लिए वो क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री हो जाएगा। तो पहला पार्ट, इन्वेंट्री मतलब ऐसी असेट है जो हमारी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रेड कर रहे हैं हम, जिसमें, ठीक है, जिसे हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल कर रहे हैं। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, मान लो हम कोई फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है ना, जैसे कि हम पेन बना रहे हैं, अब पेन बनाने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल लगेगा, इंक लगेंगी, प्लास्टिक लगेगा, मेटल लगेगा, है ना, लेबर लगेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, लेबर नहीं, प्लास्टिक, जो भी मटेरियल जो भी हमें दिख रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे लिए रॉ मटेरियल है जिनको यूज़ करके हम पेन बना रहे हैं। तो ये रॉ मटेरियल हमारे लिए क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री। ये रॉ मटेरियल भी हमारे लिए इन्वेंट्री हो जाएगा। या फिर फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल including maintenance supplies and consumables other than machinery, spare, servicing equipment and standby equipment। और कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जो हम प्रोड्यूस करते टाइम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है, उसको हम टाइम टू टाइम ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं, है ना, ऑयलिंग ग्रीसिंग कर रहे हैं तो ऑयलिंग ग्रीसिंग का भी तो खर्चा हमारे कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। तो ऑयल है, ग्रीस है, डाइज है, ये डाइज नहीं, ऑयल है, ग्रीस है, ये भी क्या हो जाएगा, हमारी इन्वेंट्री का पार्ट हो जाएगा। तो इन्वेंट्री में हमने 3 बातें देखी। इन्वेंट्री मतलब ऐसे गुड्स है जिन्हें हम सेल करने के लिए रखते हैं हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जिन्हें हमने सेल करने के लिए लाया है हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, या फिर वो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आ रहा है, या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में वो हमारे कंज्यूम हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को हमने बोला इन्वेंट्री, ठीक है। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे करना है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों करना है, सॉरी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पर्पज है कि हमें हमारी इनकम डिटरमाइन करनी है। भैया जी हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है इस साल में, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमारा डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारे इन्वेंट्री के वैल्यू पे। इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ और
वैल्यू ऑफ आर इन्वेंट्री, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ये समझो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। यहाँ क्या लिखते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिखते हैं परचेसेस, यहाँ लिखते हैं सेल्स, यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारी जो इन्वेंट्री है क्लोजिंग स्टॉक, यही तो हमें वैल्यू करना है। और ये वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है। अगर जो बैलेंसिंग फिगर आता है ये हमारा प्रॉफिट, ये हमारा लॉस होता है, मतलब और एक्सपेंसेस वगैरह सब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके बाद हमारा प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन होता है, ठीक है। मान लो अगर ये इन्वेंट्री हमारी ओवर स्टेटेड है, क्लोजिंग स्टॉक हमने ज़्यादा बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 1,00,000 लेकिन हमने बता दिया 1,50,000, तो इसके वजह से क्या होगा, हमारा प्रॉफिट ओवर स्टेटेड आ जाएगा, है ना। अगर इसका मतलब सर अगर हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर हमने ज़्यादा बता दी, क्लोजिंग स्टॉक हमने ज़्यादा बता दिया, तो हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा दिखेगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है तो प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड है। ठीक उसी तरह अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड है तो प्रॉफिट भी हमारा अंडर स्टेटेड आएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड है तो प्रॉफिट भी अंडर स्टेटेड आएगा। उसी के विपरीत अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक हमने ओवर स्टेटेड बता दिया, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा बता दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड है तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अंडर स्टेटेड आ जाएगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस बढ़ गया। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दिया मतलब हमारा डेबिट बैलेंस बढ़ गया, डेबिट बैलेंस बढ़ गया मतलब हमारा प्रॉफिट कम हो गया। उसी के विपरीत अगर ओपनिंग स्टॉक हमारा अंडर वैल्यूड है तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यूड आ जाएगा, ओवर स्टेटेड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है मतलब डेबिट बैलेंस कम हो रहा है, डेबिट कम हो रहा है, तो हमारा प्रॉफिट का फिगर बढ़ जाएगा, ठीक है। वो डिटेल में हमारे नोट्स में लिखा ही है कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है तो हमारा इनकम भी ओवर स्टेटेड होता है, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है तो हमारा इनकम अंडर स्टेटेड होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड है तो प्रॉफिट भी अंडर स्टेटेड होता है, और ओपनिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड है तो प्रॉफिट ओवर स्टेटेड होता है। ये याद रखने के लिए सीधा सीधा अपने माइंड में, अपने ब्रेन में ये पिक्चर आ जाना चाहिए। अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पिक्चर में, हमारे ब्रेन में, माइंड में आ जाना चाहिए। तो ये हमें एकदम सिंपली, एकदम अच्छे से समझ जाएगा। इस पे एक 2 मार्क का MCQ बन सकता है, इस पे ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है या MCQ आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये जनरली कोई बताता नहीं है। ये जैसे कि क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स होते हैं, हमने देखा है कि अकाउंट्स प्रैक्टिकल है, 80 to 85% प्रैक्टिकल आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो थेरी के टॉपिक्स है वहीं से थेरी आएगी या थेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स है उसमें से भी थेरी आ सकती है, और ये एक पॉइंट है जिसपे थेरी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट रीजन क्या है इन्वेंटरी वैल्यूएशन का, हमें हमारी फिनेंशियल पोजीशन पता करनी है। क्यों, क्योंकि अपनी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में हम एसेट्स लिखते हैं, एक फिक्स्ड असेट होता है मतलब नॉन करंट असेट, और एक होता है करंट असेट। करंट असेट में हमारा इन्वेंट्री आता है। तो हमारी फिनेंशियल पोजीशन क्या है, उस पर इन्वेंट्री एक हमारा मेजर रोल प्ले करता है। अगर हमारे पास काफ़ी इन्वेंट्री है तो हमारी बैलेंस शीट का असेट साइड बढ़ रहा है, तो इन्वेंट्री प्लेज अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग द फिनेंशियल पोजीशन, ठीक है। उसके बाद हमें लिक्विडिटी एनालिसिस पता चलता है कि हमारे पास जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, करंट एसेट। करंट एसेट कैसी होती है, लिक्विड, जो बेच के हम कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन इजीली कन्वर्ट आर इन्वेंट्री इनटू कैश। इसका मतलब क्या हो गया कि इन्वेंट्री हमारी लिक्विड एसेट हो सकती है, लिक्विड एसेट होगी, ठीक है। तो हमें हमारी लिक्विडिटी एनालिसिस करने के लिए भी हम इन्वेंट्री को वैल्यू करना चाहिए। ये आप जब इंटरमीडिएट में होंगे, SFM या फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप देखोगे तो वहाँ पे आपको कुछ रेशोज देखने मिलेंगे, करंट एसेट रेशो, लिक्विडिटी रेशो, क्विक रेशो, उसमें ये इन्वेंट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। या एक रीज़न हो सकता है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, हमें कंपनीज एक्ट 2013 भी कह सकता है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है, ठीक है। फिर सर हमने डिटेल में पढ़ा है बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है सर, कॉस्ट और NRV whichever is lower, cost और NRV whichever is lower, cost और NRV whichever is lower। मान लो अपना कॉस्ट है 1,00,000, अपना कॉस्ट है 1,00,000 और NRV है 80,000, ठीक है। कॉस्ट 1,00,000 है, NRV 80,000, तो अपन कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, 80,000 पे। इसका मतलब अपन 20,000 का नुकसान अभी बुक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अगर अपना कॉस्ट है 1,00,000,
लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 1,10,000, तब हम कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, 1,00,000 पे, ना कि 1,10,000। ये कौन सा कंसेप्ट फॉलो कर रहा है, कमेंट करना है आपको, ये कौन सा कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। हमने जो थेरोटिकल फ्रेमवर्क, जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उसमें ये देखा था, ये जो वैल्यूएशन है ये कौन से कंसेप्ट पे, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, अब एक एक करके देखते हैं। कॉस्ट मतलब क्या होता है, एनआरवी मतलब क्या होता है। कॉस्ट मतलब तीन बातें आ जाती है। कॉस्ट ऑफ परचेज, जितने में हमने उसे परचेज किया, कॉस्ट ऑफ परचेज। या अगर हम ट्रेडिंग कंसर्न है तो कॉस्ट ऑफ सॉरी हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। हमने रॉ मटेरियल लाया, उसको असेंबल किया, उस पर कोई एक्टिविटी की, उस पर हमने एक्सपेंसेस किए, हमने लेबर लगाया है ना, हमने ओवरहेड्स खर्चा किया, तो ये सारी खर्चे भी उसकी कॉस्ट में आ जाएंगी। तो क्या है, पहला है कॉस्ट ऑफ परचेज, हमने कितने में खरीदा। अब ट्रेडिंग कंसर्न है तो हम खरीद के बेच रहे हैं, तो हमने कितने में खरीदा, एक हो गया कॉस्ट ऑफ परचेज। दूसरा आ गया कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो वो ला रहे हैं रॉ मटेरियल पे, एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, लेबर का सैलरी लग रहा है, अपना सिक्योरिटी गार्ड का पेमेंट लग रहा है, फैक्ट्री बिल्डिंग का हीटिंग एक्सपेंसेस है, सारी खर्चे है। तो ये सारी चीजें मतलब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। नेक्स्ट, अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ठीक है, ये तीन बातें मिलके हमारा कॉस्ट डिटरमाइंड होता है, ये तीन बातों को मिलके हमारा कॉस्ट डिटरमाइंड होता है। कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग इट इन प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन, मतलब सेलिएबल कंडीशन में लाने के लिए। हमारा फैक्ट्री चंबल में है, चंबल में हमने बना के रख दिया, तो वो क्या हमारा फिनिश गुड रेडी हो गया, क्या बिक जाएगा कि नहीं, हमें उसे मार्केट में लाके बेचना पड़ेगा, हमें उसे मार्केट में लाके बेचना पड़ेगा, हमें उसे प्रॉपर पैकेजिंग में बेचना पड़ेगा। तो पैकिंग करने का खर्चा, उसे हम 12-12 पीस के, मतलब डजन, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो डजन में सेल होता है तो उसकी पैकिंग करना पड़ेगा, 12 पीसेस को एक जगह लाना पड़ेगा, है ना। तो पैकिंग, उसे प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने का खर्चा, वो भी हमारा कॉस्ट में इंक्लूड होगा। कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज में सब आ गया, जैसे कि जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस हमें लग रहा है, जो रियम्बर्स नहीं हो रही, जिसका हमें क्रेडिट नहीं मिल रहा है, वो आ गया है। फ्रेट इनवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा है, या उस मटेरियल को खरीदने से रिलेटेड जो भी लगा है। जैसे कि मान लो अगर हम ट्रेडिंग कंसर्न है, हमने कैलकुलेटर का बिजनेस है अपना, तो अपन कैलकुलेटर खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं, कहीं कोरिया से खरीद रहे हैं या दिल्ली से खरीद रहे हैं। तो बीच में कोई ब्रोकर है, कोई एजेंट होता है जो कोरिया से खरीद के अपने को देता है, अपने बिहाफ पे वो ट्रांजेक्शन करता है, कोरियन लोगों से बातचीत करता है, या दिल्ली में अपने बिहाफ पे जो दिल्ली की पार्टी से डील करता है। तो इस ब्रोकर को हम 2% का ब्रोकरेज दे रहे हैं। तो ये जो 2% है ना, ये भी हमारे कैलकुलेटर की कॉस्ट में, परचेज कॉस्ट में ऐड कर देंगे हम। कॉस्ट ऑफ परचेज में ये 2% भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे उसमें। बाद में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी लगा है, कोई सोनू मोनू नाम का लेबर उस प्रोडक्ट को असेंबल कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका जो सैलरी है वो तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन हुआ, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में आ जाएगा। अदर कॉस्ट, अदर कॉस्ट में क्या आएगा, जो उसे प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में लाने को लग रहा है, या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लग रहा है। जैसे कि हमारा कोई एडमिन डिपार्टमेंट भी होगा जो परचेज का ऑर्डर बुक कर रहा है, परचेज कोटेशन बुला रहा है, ठीक है, फाइनल कर रहा है कोटेशन, बाद में इंस्पेक्शन कर रहा है, ये इन लोगों का भी तो कुछ खर्चा होगा ना। हमारे फैक्ट्री गेट पे या हमारे शॉप पे अगर मटेरियल आ गया तो हम उसको इंस्पेक्शन करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, जो हमने बुलाया था वही है क्या, हमारी एक फाइनेंस की टीम होंगी, अकाउंटेंट होंगे, इन लोगों का भी तो सैलरी लगेगा ना। तो ये सारी चीज़ें भी हम हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट है कि हमारे कॉस्ट में से क्या एक्सक्लूड करना है। जो हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ, एबनॉर्मल जो वेस्ट हुआ मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड्स का, वो हमें इन्वेंटरी की वैल्यूएशन में नहीं लेना है। जैसे कि अगर मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहे, उसे 100 रुपये का मटेरियल लगता है, लेकिन हमने 150 रुपये का लगा दिया, एबनॉर्मली हमने 50 रुपये का वेस्ट हुआ हमारा,
तो ये अगर 50 रुपये का मटेरियल भी हमने हमारे कॉस्ट में ले लिया तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, और अगर हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ गया तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम होनी चाहिए क्या, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होनी चाहिए क्या वैसे लॉजिकली देखे तो, मतलब मान लो अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट होना चाहिए था 100, लेकिन हमने लगा दिया है 150, 50 रुपया हमने ज़्यादा क्यों लगा दिया, हमारा मटेरियल वेस्ट हो गया था, हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया था मटेरियल का। तो हम क्या करेंगे, 150 रुपये का 150 रुपये लगा, और हम क्या 10% का प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, 150 प्लस 150 का 10% लेंगे तो 15 रुपये, और हम 165 में सेल करने को जाएंगे, 165 में सेल करना जाएगा तो कोई लेगा क्या, बाबा जी का तुल्लू कोई नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि उसकी एक्चुअल में कॉस्ट तो 100 रुपये में हमारा कॉम्पिटिटर बना ही रहा है, और हमारा कॉम्पिटिटर भी मोर और लेस 10% ही प्रॉफिट चार्ज कर रहा है। तो 110 120 में मार्केट में इजीली अवेलेबल है वो प्रोडक्ट। हमारी गलती की वजह से हमारी कॉस्ट ज़्यादा हुई, इसका ये मतलब थोड़ी है कि जो बायर है वो खरीद लेगा हमसे, नहीं खरीदेगा। तो ये जो एबनॉर्मल कॉस्ट है ये इसका ट्रीटमेंट अलग होता है, ये हमारी कॉस्ट में नहीं पकड़ेंगे, ये इसका ट्रीटमेंट अलग होता है जो हमें इंटर लेवल पे कॉस्टिंग नाम का एक सब्जेक्ट होता है उसमें हमें डिटेल में समझने मिलेगा। ठीक है, बाद में स्टोरेज का खर्चा हम इंक्लूड नहीं करेंगे कि भैया जी हमने रॉ मटेरियल खरीदा और हमारे गोडाउन में रख दिया और गोडाउन का भाड़ा चालू है, वो भाड़ा भी अगर हम जोड़ते जाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट का तो कॉस्ट बढ़ते जाएगा। क्यों स्टोर कर रहे हो, खरीदो बेचो खरीदो बेचो, तो स्टोरेज का खर्चा नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंटरीज टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। कुछ ऐसे देखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी 2-3 तरह के होते हैं, एक होता है जो परचेज से रिलेटेड है, सेलिंग से रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। लेकिन कुछ एडमिन के खर्चे होते हैं जो प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन में लाने के लिए नहीं लगते, तो उसे हम हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। ये डिटेल में हमने डिटेल क्लास में देखा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग का जो खर्चा है उसे भी हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो ये था कॉस्ट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब इस प्रोडक्ट को आज हम मार्केट में बेचेंगे तो हमें नेट कितना पैसा मिलेगा, नेट हमारे घर में कितनी लक्ष्मी आएगी, उसे हम कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मान लो हम 1000 रुपये में हमारा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रोडक्ट बेचने के लिए 2% का कमीशन भी देना पड़ता है, तो 1000 में से 2% कट जाएगा, 1000 में से 2% माइनस करने के बाद जो हमारे घर में आएगा वो हमारा क्या होगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब एनआरवी कितनी होगी हमारे लिए, 980। प्रोडक्ट बिक रहा है 1000 में, एंड कंज्यूमर 1000 रुपये दे रहा है, लेकिन बेचने के लिए जो बीच में ब्रोकर था, जो कमीशन एजेंट था, उसने भी तो 2% खाया ना हमसे, तो वो 2% हमारे नेट रियलाइजेबल वैल्यू में लेस होगा। मतलब बिका भले ही 1000 में, लेकिन हमारे घर में डिस्पोजेबल इनकम, हमारे जेब में कितना पैसा आया सब सेटलमेंट करने के बाद, 980। तो नेट रियलाइजेबल मतलब वो। तो वैल्यूएशन कैसे होगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के 2 सिस्टम है, एक है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम मतलब महीने के महीने देखो, 6 महीने में एक बार वैल्यूएशन करो या 1 साल में एक बार वैल्यूएशन करो, तो पीरियोडिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन। पीरियोडिक 15 दिन में एक बार, 30 दिन में एक बार, 3 महीने में एक बार या 6 महीने में। ये पर्सन टू पर्सन, एंटिटी टू एंटिटी वेरी होता है, उन्हें जब करना है तब वो कर सकते हैं। हर कंपनी की, हर एंटिटी की अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसी होती है। ठीक है, इसके लिमिटेशन क्या है कि भैया अगर हमें हमारी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन अभी पूछ रहा है कोई, तो हम दे सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमें स्पेशली हमने ऐसा कोई रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं किया है कि हमारे पास कितना वैल्यू है। वो तो हम जाते हैं फिजिकली गिनते हैं कितनी इन्वेंट्री है, उसकी वैल्यू देखते हैं कितने में आया, कितने का बिक सकता है, फिर हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर हम पीरियोडिक मेथड यूज़ करते हैं तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हम हमारे इन्वेंट्री का वैल्यू नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा है कि अगर हम फिजिकल काउंट करते ही, पीरियोडिक में तो फिजिकल काउंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं कितना आया है कितना गया, तो हमें और कितना पिलफ्रेज हुआ है या कितना नॉर्मल वेस्टेज हुआ है, कितना लीकेज हुआ है, कितना चूहे ने खा लिया है, तो ये सारी बातें हमें पता नहीं होती है, तो हमें तो फिजिकली काउंट ही करना पड़ेगा। और अगर फिजिकली काउंट कर रहे हैं यहाँ से, मतलब हम किसी स्टोर में जैसे कि डी मार्ट में हम यहाँ से हम मैगी की काउंटिंग कर रहे हैं, वहाँ से एक पाजी आता है 2 मैगी के पैकेट लेके जाता है, तो क्या हम फिर से गिनने बैठेंगे क्या, नहीं। तो हमें हमारा स्टोर बंद करना पड़ेगा, हमें हमारा स्टोर बंद करना पड़ेगा और एक बार अच्छे से बैठ के फिजिकल काउंट करना पड़ेगा, तो हमारी जो बाकी की एक्टिविटीज़ है वो बंद हो जाती है।
एक और इसका ड्रॉबैक ये है कि इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं होता है। मान लो कि कोई अगर हमारा जो स्टोर कीपर है वो चोरी कर रहा है, या हमारी किराना शॉप है, छोटा सा स्टोर है, तो जो लेबर काम कर रहा है वो डेली कुछ ना कुछ ले जा रहा है, तो ये हमें पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा जब तक हम गिनेंगे नहीं। जिस दिन हम गिनेंगे तब हमें पता चलेगा यार इतना इतना स्टॉक तो कम है, और दैट वुड बी वेरी लेट, इट वुड बी वेरी लेट। तब तक तो वो काम छोड़ के चला जाएगा, या काम छोड़ के नहीं भी चला गया तो हम उसे बोल नहीं सकते। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि इन्वेंट्री कंट्रोल इसमें प्रॉपर नहीं है। दूसरा होता है एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जिसमें हमें जैसे जैसे जब जब इन्वेंट्री आई तब तब रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब जब इन्वेंट्री इशू किया तब तक रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब हमें कभी भी बोल दो, हम बता सकते हैं कि हमारे पास इतने यूनिट्स एक्स पड़ा है, इतने यूनिट्स वाई पड़ा है, इतना केजी ये पड़ा है, इतना लीटर ये पड़ा है, जो भी इन्वेंट्री है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हम बता सकते हैं कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है, इसे हम कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री बैलेंसेज आफ्टर ईच रिसीट एंड इशू, जब जब रिसीव हुआ तब तक हमने रिकॉर्ड किया, जब जब हमने इशू किया तब तक हमने रिकॉर्ड किया, तो इसे कहते हैं हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, इसे कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, ये थोड़ा महंगा होता है, थोड़ा महंगा होता है क्योंकि एक एम्प्लॉय इसको डेडिकेटेड लगाया होता है। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें हमारा इन्वेंट्री पे कंट्रोल होता है। हम तब की तब देख सकते हैं कि यार मटेरियल कम दिख रहा है, मटेरियल कम दिख रहा है तो कंसर्न पर्सन का तभी हम कान पकड़ सकते हैं। तो इसके कुछ बेनिफिट्स है। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये थोड़ा महंगा है, एक डेडिकेटेड टीम लगती है परपेचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। तो इसके फ़ायदे भी बहुत है, तो इसका एक ड्रॉबैक है कि ये थोड़ा महंगा है, बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, कंपैरिजन दे रखा है, आ सकता है एग्जाम में, ये आपको पढ़ना है, रटना नहीं है, लॉजिकल है। अगर आपको दोनों मेथड समझ में आ गई है तो ईजी है। ठीक है, अब देखेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन की कितनी मेथड है। वैसे तो मेथड्स बहुत है, लेकिन एग्जाम पॉइंट में और रियल लाइफ में भी हम यही यूज़ करते हैं। एक तो फीफो मेथड आता है और एक वेटेड एवरेज मेथड होता है। ठीक है, एक फीफो मेथड होता है और एक होता है वेटेड एवरेज मेथड। एक फीफो मेथड होता है और एक होता है वेटेड एवरेज मेथड। दोनों ही मेथड सिंपल है। ठीक है, अब इसमें ध्यान में देने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान में देने वाली बात, इसमें ध्यान में देने वाली बात क्या है कि ये मेथड सिर्फ वैल्यूएशन की मेथड है, ये सिर्फ वैल्यूएशन की मेथड है। इसका ये मतलब नहीं कि हमारा फिजिकल फ्लो भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट दिस assumption ऑफ कैश फ्लो ऑफ गुड्स नीड नॉट बी ट्रू एज फिजिकल फैक्ट। ठीक है, फिजिकली हम कोई भी मटेरियल कभी भी इशू कर सकते हैं। हमने जो पहले स्टॉक खरीदा था वो भी इशू कर सकते हैं, या हमने जो बाद में खरीदा था वो भी इशू कर सकते हैं। फिजिकली कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैल्यूएशन के लिए अगर हम फीफो यूज कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि जो पहले आया वो पहले गया। ठीक है, जो पहले आया वो पहले गया, अगर फीफो मेथड यूज कर रहे हैं तो। लेकिन रियल में ऐसा हो सकता है कि जो पहले आया वो पहले नहीं भी गया होगा, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, फिजिकली कुछ भी हुआ होगा। लेकिन वैल्यूएशन अगर हम फीफो से कर रहे हैं तो हम फीफो मेथड ही लगाएंगे वैल्यूएशन के लिए ये। तो देखते हैं फीफो मेथड, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। फीफो मेथड क्या बोलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आवत है वो पहले जावत है, जो पहले आवत है वो पहले जावत है, जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो स्टॉक पहले खरीदा वो पहले बिकेगा, जो पहले हमारे गोडाउन में आया है वो पहले बाहर जाएगा। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसा नाम है वैसा ही काम है इसका। ठीक है, सिंपल सा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये अलग अलग डेट्स दिखी है। अब मैन्युफैक्चरर से फॉलोइंग परचेस ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर है, उसने इतने इतने यूनिट्स खरीदा है, ये प्राइस पे खरीदा है। ठीक है, और उसने 1600 यूनिट सेल किए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर 18। डिसम्बर 1600 यूनिट्स वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर टिल 18 डिसम्बर। ठीक है, 18 दिसंबर तक की उसने 1600 यूनिट सेल किए हैं। तो हमें उसकी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन निकालना है, हमें उसकी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ट्राई करो, सिंपल है, कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर पे सॉल्व करो।
देखो सिंपल सी बात है, हम यूज कर रहे हैं फीफो, ठीक है। तो मतलब जो पहले आया होगा, पहले ये आया, पहले ये इशू हुआ होगा, फिर ये इशू हुआ होगा, फिर ये इशू हुआ होगा, फिर ये सीक्वेंस क्या है, ये है हमारी इशू करने की, है ना। हमारे मटेरियल इशू करने की सीक्वेंस कुछ ऐसी है। तो जो इन्वेंट्री बची है वो ऑब्वियस सी बात है कि जो आखिरी का स्टॉक होगा उसी में से बची होगी, मतलब आखिरी के स्टॉक्स में से बची होगी, ठीक है। तो टोटल हमने खरीदा कितना था, 2600 खरीदा था, ठीक है। उसमें से 1600 इशू कर दिया है, 1600 इशू कर दिया है, मतलब बची कितनी होगी, सिर्फ 1000 यूनिट्स बचे होंगे। अब 1000 यूनिट्स बचे कहाँ से होंगे, जो लास्ट का लॉट है उसमें से बचा होगा। तो 1000 में से 800 यूनिट कौन से होंगे, ये वाले लॉट के होंगे। तो 800 इंटू क्या रेट है ये 47, 800 इंटू 47, फिर बचता कितना है 800 हो गए। अब बचा कितना 200, 200 कौन सा होगा, उसके पहले के लॉट में से, तो वो कितना हो गया 200 इंटू 60। तो ये हमारा आ जाएगा इन्वेंट्री एज पर फीफो मेथड। इन्वेंट्री एज पर फीफो मेथड बहुत ही सिंपल है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लीफो मेथड। लीफो मेथड इसका उल्टा है। लीफो मेथड क्या बोलता है, जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा, जो मटेरियल लास्ट में अंदर आया है वो पहले इशू करेंगे। तो इसमें भी वही क्वेश्चन है, 1600 यूनिट्स। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल अज्यूम दैट द फॉलोइंग इशूज वर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर। 5 दिसंबर को इतना किया, 20 दिसंबर को इतना किया, 29 दिसंबर को इतना किया। तो हमें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है, हमें निकालना है कि कितना इन्वेंट्री है हमारे पास। मतलब इन्वेंट्री तो हमारे पास 1000 यूनिट होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो 1000 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी वो हमें देखना है, ठीक है। तो हम इसे क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे करेंगे। देखो एक बात ध्यान रखना है कि ये हमेशा क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे हमें करना पड़ता है, क्रोनोलॉजिकल मेथड पे, क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे, मतलब डेट के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या था, रिसीट हुआ था हमें 4 दिसंबर को 900 यूनिट का, ये पहला क्वेश्चन देखना है। 900 यूनिट का हमको रिसीट हुआ था, तो हमने वो रिसीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये फीफो लीफो और वेटेड एवरेज की इसमें हमको एक मेमोरी टेक्निक हमने याद की थी, इसका फॉर्मेट याद करने के लिए, रिप क्यू आर ए, रिप क्यू आर ए। रिप मतलब आर मतलब रिसिट, आई मतलब इशू, बी मतलब बैलेंसिंग इन्वेंट्री। रिप क्यू आर ए, रिसिट इशू बैलेंस, रिसिट इशू बैलेंस, डेट रहेगा ही, ठीक है, डेट कॉमन है, रिसिट इशू बैलेंस। क्यू आर ए, क्वांटिटी कितनी आई, उसका रेट कितना था और अमाउंट कितना हुआ। रिप रिसिट इशू बैलेंस, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है। तो हमने 4 दिसंबर को क्या हुआ, रिसिट हुआ, तो हमने 4 दिसंबर को रिसिट लिख लिया, ठीक है। तो फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया वही, और कुछ ट्रांजेक्शन था क्या, नहीं। फिर उसके बाद में 5 दिसंबर को हमने क्या किया, इशू किया है। तो 5 दिसंबर डेट लिखेंगे और इशू कॉलम में लिखेंगे 500। अब 500 कौन से स्टॉक में से होगा, एक ही कैटेगरी का स्टॉक है, तो इसी में से हमने 500 दिया, तो इसका जो रेट है वही रेट यहाँ लागू होगा। और 900 माइनस 500 बचा हमारे पास 400, रेट वही है, और 400 इंटू 50 हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 10 तारीख को हमने और 400 खरीदा, रेट था 55 का, ये क्वेश्चन नंबर 1 में से है, क्वेश्चन नंबर ये यहाँ से है, ठीक है। तो उसका रेट था सर 55 रुपया, तो वो हमारा ऐड हो गया। अब क्योंकि सर हम फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, अलीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं और रेट अलग अलग है, तो हम 2 कैटेगरी के स्टॉक आ गए हमारे पास। एक है ये स्टॉक है 450 20,000, दूसरा ये जो नया ऐड हुआ है तो वो हो जाएगा 455 और 22,000। फिर उसके बाद में हमने 11 तारीख को और परचेस किया, वो क्या रेट से परचेस किया 55। आप चाहो तो ये भी 55 ये भी 55 एक साथ लिख सकते हो, या चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो। तो अब हमारे पास 3 कैटेगरी हो गई। कैटेगरी 1 जो सबसे पहले था ये 50 वाला, कैटेगरी 2 ये 55 वाला, और कैटेगरी 3 ये वाला, ठीक है। उसके बाद में और एक इश्यू और एक रिसीट हो गया, तो और एक कैटेगरी आ गई 4th, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने 20 तारीख को क्या किया है, इशू किया है 600, हमने इशू किया है 600 यूनिट। तो ये 600 यूनिट इशू कहाँ से हो गए, सबसे पहले होगा जो सबसे लास्ट में आया था, सबसे लास्ट में कौन सा आया था, ये वाला आया था, है ना। तो फिर सबसे पहले ये इशू कर दिया हमने 60 के भाव का।
इशू करना कितना है अपने को 600, 600 में से 200 हमने ये यहाँ से इशू कर दिया, तो बचता कितना है 400। अब 400 कहाँ से होगा, यहाँ से, यहाँ कितना है सिर्फ 300 है, तो 300 यहाँ से इशू कर दिया, बचा कितना है 100। ये 300 क्या रेट का है 55, तो ये 300 इंटू 55 यहाँ आ गया, ठीक है। अब बचता कितना है 100। अब ये 100 कहाँ से इशू होगा, 100 उसके पहले वाले में से इशू होगा, 100 उसके पहले इस वाले में से इशू होगा, तो 100 यहाँ से इशू हो गया, क्या रेट से 55, तो 100 इशू हो जाएगा, ये 55 वाले के रेट से इशू हो गया। अब हमारे पास इन्वेंट्री में बचा क्या है, हमारे पास इन्वेंट्री में बचा ये 400 पूरा वैसा का वैसा इंटैक्ट है। उसके बाद में ये 400 में से 100 चला गया, मतलब 300, ये 400 में से 300 यहाँ आ गया, क्या रेट का है 55 के भाव का है, तो वो 55 का रेट आ जाएगा, 55 का रेट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिफो मेथड में हम हमारा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते जाते हैं, लास्ट में जो आया उसे हम पहले इश्यू करते जाते हैं, ठीक है। एक है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी प्राइस है यही क्वेश्चन ले रहा है, तो ये क्वेश्चन में हमारे पास देखो कौन सी प्राइस है, 50 है, 55 है, 55 है, 60 है, 47 है, इन सब का हम क्या कर लेंगे, सिंपल एवरेज कर लेंगे। कैसे, 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 47, कितने प्राइजेस है 5 डिवाइड बाय 5, तो हमारा एवरेज आ गया 53.4। इन्वेंट्री कितनी बची है 2600 खरीदी थी हमने, वही क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है हर मेथड में। 1600 हमने इशू की है, 1000 यूनिट्स बचे, 1000 इंटू ये जो एवरेज है वो, तो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया 53,400। क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया हमारा 53,400, ठीक है। जोश रखो, हाउस द जोश, हाय सर, हाउस द जोश, हाय सर, ठीक है। अभी तो शुरुआत हुई है, बस जोश हाय रखना है, ठीक है। तो अलग अलग मेथड से अलग अलग हमने सेम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा। अब एक कंपैरिजन देख लेते हैं, जैसे कि अगर फीफो मेथड है, लिफो मेथड है और वेटेड एवरेज है, हमें यूनिट्स मिले थे 10 तारीख को 550 के भाव से, 15 तारीख को 560 के भाव से, और हमने इश्यू किया है 500, मतलब हमें रिसीट कितना हुआ 500 प्लस 500, मतलब 1000 का इशू रिसीट हुआ, और हमने इशू कितना किया है 500, तो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री आने वाला है 500, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 500 की। अब इसकी अपने को वैल्यूएशन करना है अलग अलग मेथड से, पहले करते हैं फीफो मेथड से। फीफो मेथड क्या बोलते हैं, जो पहले आया वो पहले चले गया होगा, तो पहले कौन सा आया होगा, ये आया होगा, तो ये चला गया होगा। अब जो हमारे पास स्टॉक में पड़ा है वो ऑब्वियसली 60 के भाव का होगा, तो 500 इंटू 60, तो 30,000, ठीक है। लिफो मेथड बोलता है कि जो बाद में आया है वो पहले गया होगा, तो मतलब लिफो के हिसाब से कौन सा पहले गया होगा, ये बाद में आया है तो ये पहले चले गया होगा। तो अब हमारे पास स्टॉक में कौन सा पड़ा होगा, हमारे पास स्टॉक में ये पड़ा होगा, तो इसको हम वैल्यू कर देंगे 500 इंटू 50, 500 इंटू 50। सिंपल एवरेज में 60 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, 55, 500 इंटू 55, तो ये आ जाएगा हमारा सिंपल एवरेज से, ये आ जाएगा हमारा सिंपल एवरेज से, ठीक है। बहुत सिंपल जा रहा है, इजी जा रहा है, आपके बॉडी में समाहित हो रहा है, बॉडी के अंदर आ रहा है। स्कोरिंग टॉपिक है, इस टॉपिक को बिल्कुल जाने नहीं देना है, एकदम स्कोरिंग टॉपिक है। देखो हम ज़्यादा की बातें नहीं कर रहे हैं, हमें वीडियो का लेंथ एकदम शॉर्ट रखना है, आपका 1 डे बिफोर भी ये वीडियो देख के रिवाइज हो जाना चाहिए। हम वीडियो को कुछ इस तरह से बना रहे हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर आप इतना देख लो तो आपका सब रिवाइज हो जाए। वीडियो का लेंथ हमें शॉर्ट ही रखना है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हो, ठीक है। अगर हम हर टॉपिक डिटेल में करने जाए तो मैराथन का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। और हर ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो सकता है कि सोनू को इन्वेंट्री में प्रॉब्लम है तो सोनू का रिक्वायरमेंट है कि सर इन्वेंट्री डिटेल में लो, लेकिन मोनू को रिक्वायरमेंट नहीं है, मोनू को डेप्रिसिएशन नहीं आता है। तो ऐसे तो हर किसी को कुछ ना कुछ नहीं आता है, तो वो कुछ ना कुछ हम लेते बैठेंगे तो मैराथन का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। अगर आपको ये सब डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल वाले वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। ये क्विक रिवीजन चल रहा है लेकिन इसमें 100% सिलेबस अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह अपन ने लिफो का फिफो का टेबल बना के देखा था उसी तरह हम वेटेड एवरेज का भी कर सकते हैं। वेटेड एवरेज का इजी हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें कैसा होता है, लिफो में देखो, फिफो और लिफो में क्या था कि हमें देखो इतनी सारी इन्वेंट्रीज लिखनी पड़ रही थी, क्लोजिंग बैलेंस में इतना सारा अलग अलग स्टॉक मेंटेन करना पड़ रहा था, तो एग्जाम में घाई गड़बड़ में मिस्टेक हो सकती है। लेकिन वेटेड एवरेज में क्या होता है, एक ही स्टॉक लिखना पड़ता है, एक ही क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है, एक नया नया रेट तैयार हो जाता है। वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द पीरियड
जितना भी मटेरियल है अलग अलग लॉट का, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, उसको टोटल हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते एक यूनिफॉर्म रेट आ जाता है। जैसे कि ये 900 में लिया था, 900 का आ गया, 500 इशू किया, 400 का 400 यूनिट बच गया। अब अपने पास 400 यूनिट और आए, क्या रेट से आए, 55। पहले अपने पास कितने हैं, पहले क्लोजिंग कितना है हमारे पास, ये 400 है, क्या रेट से है, 50 के रेट से। अब ये 400 और आ गया, क्या रेट से आ गया, 55 के भाव से आ गया। तो हम क्या करेंगे, 400 इंटू 50, बाद में 400 इंटू 55, इसका हम टोटल ले लेंगे, जितना भी टोटल आ गया है, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है हमारा, 42,000 आ जा रहा है। 42,000 डिवाइड बाय कितना यूनिट है अपने पास, 800। 42,000 डिवाइड बाय 800 क्या आ गया हमारा, 52.5। तो हमारा एक रेट आ गया 52.5। तो हम ये 400 प्लस ये 400 सिर्फ 800 लिखते हैं और रेट हम एवरेज, वेटेड एवरेज रेट निकाल के लिख देते हैं, ठीक है, 42,000। फिर आगे जब इशू होता है तो जो ये रेट हम, जो माल है उसी में से इशू होता है, तो हमें अलग अलग लॉट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। तो ये मेथड क्वाइट इजी है लिफो फिफो से। वैसे तो वो भी इजी है, लेकिन ये इसलिए इजी है क्योंकि इसमें गड़बड़ होने के चांसेस कम है। लेकिन इसमें एक पार्ट बढ़ जाता है, इसमें क्या पार्ट बढ़ जाता है, ये रेट आपको बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है। एंड इट्स नॉट अ बिग डील, आप ओरली कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें कंफ्यूजन कम होता है कि कौन से लॉट में से कितना इशू हुआ, क्योंकि लॉट हम पूरा एक ही कर देते हैं। तो ये मेथड भी इजी है और इसके पहली वाली मेथड भी इजी है, ठीक है। एग्जाम में जो मेथड बोला है आपको वो मेथड फॉलो करनी होती है। बाद में कुछ होता है ये बाद में हमारा आता है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। ये मेथड्स भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग एडजस्टमेंट्स दी होती है, हमें वो फॉलो करना पड़ता है। देख लेते कैसा है कि एक XYZ कंपनी है, वो उनको गुड्स रिसीव हुआ 15,75,000 का, 15,75,500 का। उसमें ट्रेड डिस्काउंट था 3% और सेल्स टैक्स लगा 11%। पैकेजिंग लगा 87,500, सेल्स हुआ उनका इतना, और सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इतना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो क्या करना है, हमें उसकी सेलिंग प्राइस एडजस्ट करना है। हमें गुड्स मिला कितने का है, 15,75,500 का। उसमें क्या है, 3% का डिस्काउंट मिला है, तो 3% का डिस्काउंट हम माइनस कर देते हैं। डिस्काउंट माइनस करने के बाद में जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है उस पर हमें क्या हो, हमें GST पे करना पड़ा होगा। तो हमने सेल्स टैक्स, मतलब अर्लियर सेल्स टैक्स हुआ करता था, तो वो सेल्स टैक्स हमने ऐड कर दिया, तो ये उसकी सेलिंग प्राइस होगी। फिर हमने देखा ठीक है, तो हमने उसमें क्या किया, सेल्स टैक्स ऐड कर लिया है, सेल्स टैक्स ऐड कर लिया। फिर बाद में हमने देखा कि जो प्रेजेंट कंडीशन लोकेशन में लाने का खर्चा होता है वो भी हम ऐड करते हैं। तो वी विल ऐड पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन भी हम ऐड करेंगे। जब हमने ये भी ऐड कर लिया तो हमें कॉस्ट ऑफ परचेज मिल गया, परचेज प्राइस मिल गई। हमने कितने में खरीदा गुड्स, टोटल 17,83,841। अब देखेंगे हमने सेल कितने में किया, तो हमने सेल किया है 22,45,500। क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास इतनी, मतलब हमारा टोटल सेल्स वैल्यू या टोटल सेलिएबल वैल्यू हमारा इतना हो सकता है। खरीदा इतने में है, बेचा इतने में है, तो हमारा प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 6,96,000। अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 6,96,659 है, तो हमारा GP रेशियो क्या आ जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे सेल से। इतने रुपए पे इतना है, तो 100 पे कितना, तो हमारा 28.09% आ गया। मतलब सेलिंग प्राइस पे हमारा 28.09% का हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हमने बेचा कितना है, सॉरी हमको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है, 2,35,000। ये क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, इतने में हमारा क्लोजिंग स्टॉक बिक सकता है, ये वैल्यू दे रखी है। तो इसमें जाहिर सी बात है हमारा कॉस्ट होगा कुछ, प्लस उसमें प्रॉफिट होगा, इक्वल्स टू अपना सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 2,35,000 प्लस प्रॉफिट, ये एक्स है, और तो ये कितना है 28.09% ऑफ एक्स, ठीक है। तो वो हिसाब से हमारा निकल जाएगा 2,35,000, सॉरी ये एक्स है, एक्स की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा हमें दे रखा है, सीधा सीधा हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये अपना जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में 28% अपना प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस में 28% अपना प्रॉफिट है। तो 2,35,000 का
अपना जो क्लोजिंग स्टॉक है ये उसकी सेलिंग प्राइस है, इसमें अपना 28.09% का प्रॉफिट निकाल लो, तो ये आ गया अपना प्रॉफिट परसेंटेज उसमें, और उसमें से ये माइनस कर दो तो ये क्लोजिंग स्टॉक एट हिस्टोरिकल वैल्यू आ गया, एट हिस्टोरिकल वैल्यू आ गया। मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या है, कितने रुपयों में हमें लगा मिला था, वो कॉस्ट आ गई उसकी। देखो हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, लेकिन ये जो दिखा है ये सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। हाँ, बच्चे काफ़ी इसमें कंफ्यूज कर हो जाते हैं, हमें कॉस्ट निकालनी है इन्वेंट्री की। ठीक है, सिंपल था। ओके अब आगे और कौन सा चाहिए, चलो ये एक देख लेते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी मॉड्यूल में 2-3 क्वेश्चन इसी मेथड पे दिए हुए, ये देख लेते हैं। इन्वेंट्री ओपनिंग दे रखी है 140 to 500, परचेज हमने किया है इतना, मतलब अपना होता कैसे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस है ना, और उसमें फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, जो खर्चा हमें लगा है वो, सेलिंग का कुछ खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, फाइनेंशियल चार्जेस है, फिर बाद में हमें सेल्स दे रखा है। ठीक है, ये जनरल डेटा हमें दे रखा है, जनरल डेटा हमें दे दिया है। अब कुछ खास बात हो रही है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2016, अ सम ऑफ 17,500 वॉज रिटर्न ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 50,000। मतलब जो हमने परचेज की है, जो परचेज किया है, ये जो परचेज किया है उसमें कुछ 50,000 का हमने परचेज किया था, कुछ 50,000 का आइटम हमने परचेज किया था, उसमें से हम 17,500 रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। 17,500 17,500 हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, 50,000 में खरीदा था हमने, 17,500 उसका रिटर्न ऑफ किया है। एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 45,000। रिटर्न ऑफ करने के बाद में कितनी कीमत आ गई इसकी, 32,500 आ गई, और इसको हमने बेचा है 45,000, तो इस पर कुछ प्रॉफिट हुआ होगा हमें। ठीक है, 12,500 का हमें प्रॉफिट हुआ इस पर। ठीक है, बात समझ में आई क्या। जो हमने परचेस किया था उसमें से कुछ ऐसा गुड्स है जो 50,000 में हमने परचेस किया था, जो हमने परचेस किया था उसमें से 50,000 का कुछ हमने परचेस किया था, जिसको हमने राइट डाउन किया है। उसमें उसकी अब रिकवरेबल वैल्यू कम होगी, या उसमें से कुछ ख़राब हो गया होगा, या उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई होगी, तो हमने उसका 17,500 से उसकी कीमत घटा दी है। मतलब कॉस्ट कितनी होगी उसकी, 32,500, बचा हमने P&L को डाल दिया, और उससे हमने बेचा कितने में, 45,000 में बेचा। ठीक है, आगे क्या है देखते हैं। बैरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू दिस आइटम, इसे छोड़ के बचा हुआ जितना भी आइटम हमने बेचा है उस पर हमको 20% प्रॉफिट हुआ सेल्स वैल्यू पे। कितना प्रॉफिट हुआ, 20% वैल्यू हुआ सेल्स वैल्यू पे। तो हमको क्या निकालना है, 31 मार्च 2017 की इन्वेंट्री, 31 मार्च 2017 की इन्वेंट्री। सिंपल है, देखो अपना ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे पहले। इन्वेंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 2016 दे दिया आपने को, इन्वेंट्री दे दिया है। अब उसमें से ये जो एबनॉर्मल चीज़ है इसका बुक वैल्यू एडजस्ट कर लेंगे। था कितने का, 50,000 का, लेकिन उसमें से 17,500 अपन ने राइट ऑफ कर दिया, मतलब बचा कितने का है, वो 32,500 का। तो अपने जो गुड्स हैं, अपनी जो इन्वेंट्री है, उसको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक नॉर्मल इन्वेंट्री और एक एबनॉर्मल। ठीक है, तो एबनॉर्मल को, जो टोटल इन्वेंट्री है उसमें से एबनॉर्मल को माइनस कर दिया, मतलब नॉर्मल आ जाएगी। तो अब एबनॉर्मल है कितनी, 50,000 की थी, उसमें अपन ने कितना 17,500 कम कर दिया है, मतलब 32,500 की एबनॉर्मल इन्वेंट्री है। तो ये 32,500 की एबनॉर्मल इन्वेंट्री माइनस कर दो, तो इतनी अपनी होगी नॉर्मल इन्वेंट्री। ठीक है, अब इसमें क्या क्या खर्चा लगा, परचेस लगा, ऐड करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, बाद में हमारा वैल्यू आ जाएगा 10,22,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब ये आ गया हमारा कॉस्ट। ठीक है, ये आ गया कॉस्ट। अब इसमें से हम प्रॉफिट कंपेयर करेंगे। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस। हम सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस को कंपेयर करते हैं। तो हमने सेलिंग कितने में किया है, 12,45,000 में सेलिंग किया है, लेकिन जो 12,45,000 का सेल हुआ है उसके अंदर 45,000 का तो एबनॉर्मल सेल हुआ है, ये 45,000 में बिका है। तो जब हमने कॉस्ट में से ये एबनॉर्मल को माइनस कर दिया, हमने जब कॉस्ट में से उसका एबनॉर्मल को माइनस कर दिया, तो जो अपना टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स में से भी वो एबनॉर्मल वाला सेल्स माइनस करना चाहिए, तो ये 45,000 माइनस कर दिया। तो अपना सेल्स कितना आ गया, 12 लाख का सेल्स आ गया। ठीक
ठीक है, 12 लाख का सेल्स आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, सेल्स पे अपने को 20% प्रॉफिट होता है। सेल्स पे कितना, 20% प्रॉफिट होता है। तो 12 लाख का 20% मतलब 2,40,000, 2,40,000 उसमें प्रॉफिट ही है। तो अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो गया, 9,60,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो गया, 9,60,000। ठीक है, तो अपन ने अब अपने को निकालना था क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये माइनस ये हमारा आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। कैसे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस सेल्स, क्या हो जाता है अपना क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल तो फॉर्मूला है। तो अपन ने क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस सेल्स, ये आ गया अपना क्लोजिंग स्टॉक। तो 62,500 का अपना क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, सिंपल था। ओके, नेक्स्ट ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब देखो लॉजिकली हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन कब करना चाहिए, बैलेंस शीट डेट पे। बैलेंस शीट डेट क्या होती है, 31 मार्च। तो हमने बैलेंस वैल्यूएशन कब करना चाहिए, 31 मार्च को हमने हमारी इन्वेंट्री का काउंट करना चाहिए। अब मान लो हमारी बहुत सारी फैक्ट्रीज है, बहुत सारे गोडाउन है, तो क्या ये फिजिकली पॉसिबल है, फिजिबल है कि क्या हम 31 मार्च को ही हर गोडाउन में जाके स्टॉक टेक कर ले, या ऑडिटर के लिए ये फिजिबल है क्या कि वो, उसके पास तो इतने सारे क्लाइंट है, हर क्लाइंट के यहाँ एक ही दिन कैसे मौजूद होगा, शक्तिमान तो है नहीं, हम शक्तिमान तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, ऐसा हो सकता है कि हम 31 मार्च के पहले इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर ले, स्टॉक टेक कर ले, या हम 31 मार्च के बाद में इन्वेंट्री का स्टॉक टेक कर ले। कुछ भी हो सकता है। हम 31 मार्च के पहले भी स्टॉक टेक कर सकते हैं और हम 31 मार्च के बाद भी। लेकिन सर हमें तो वैल्यू तो 31 मार्च का ही चाहिए, हमें वैल्यू तो 31 मार्च का ही चाहिए। फिर कैसे, फिर क्या करेंगे, इसके बीच में जैसे कि हमने मान लो 10 अप्रैल को किया है, तो यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उसे रिवर्स कर देंगे, यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उसको एडजस्ट कर देंगे, या इसे भी एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, मान लो 31 मार्च की मेरी एक्चुअल में इन्वेंट्री थी 1 लाख। ठीक है, लेकिन 31 मार्च को हम काउंट नहीं कर पाए, हमने काउंट किया है 10 अप्रैल को। अब इस पीरियड में मान लो हमने परचेस किया होगा, हमने परचेस किया होगा तो इन्वेंट्री क्या हुई होगी, बड़ी होगी, है ना। तो यहाँ पे जो स्टॉक है ये परचेस अमाउंट से बढ़ गया होगा, तो हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, अगर हमने जितना भी परचेस किया है तो उसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, लेस परचेसेस। ठीक है, और हमने यहाँ पे पीरियड में जैसे 5 तारीख को मान लो सेल्स किया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ इन्वेंट्री कम हुई होगी, यहाँ पे जो इन्वेंट्री आ रही है वो कम हुई होगी। मान लो 10,000 का हमने सेल्स किया है, तो 1 लाख में से 10,000 का सेल्स कर दिया, तो यहाँ 90,000 बच रहा है। तो हमें 90,000 10 तारीख को है, तो हमें अगर 31 मार्च को जाना है तो हमें क्या करना होगा, रिवर्स जाना होगा। रिवर्स हमने सेल्स किया, सेल्स करते तो इन्वेंट्री कम होती है, लेकिन रिवर्स कर रहे हैं तो इन्वेंट्री बढ़ा देंगे। ऐड सेल्स, इस पीरियड में जो भी हमने सेल्स किया होगा उतना ऐड कर दो, तो हमें इन्वेंट्री आ जाएगा 31 मार्च का, उससे हमें इन्वेंट्री आ जाएगा 31 मार्च का। अच्छा, सेल्स रिटर्न है तो अगर सेल्स रिटर्न है तो उसे लेस करना है, सेल्स रिटर्न है तो लेस करना है, और परचेज रिटर्न है तो ऐड करना है। लॉजिक क्लियर है, हमें ये पीरियड में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको एडजस्ट करना है। ये पीरियड में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ 31 मार्च और 10 अप्रैल के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसे हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, सेम ऐसा भी हो सकता है कि हम 20 मार्च को ही इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर ले, 20 मार्च को ही इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर ले, तो यहाँ पे भी जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे भी जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको इफेक्ट देना है। यहाँ पे उल्टा इफेक्ट है, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा इफेक्ट आएगा। यहाँ क्या किया, हमने उल्टा किया, सेल्स करते हैं तो इन्वेंट्री कम होती है, तो यहाँ हम ऐड करेंगे, परचेस करने से इन्वेंट्री बढ़ती है तो यहाँ हम लेस करेंगे, लेकिन यहाँ सीधा सीधा करेंगे। मान लो 20 मार्च का अपना इन्वेंट्री आया 90,000, ठीक है मान लो 20 मार्च को अपना इन्वेंट्री आया 90,000, ठीक है, अपने को निकलना है 31 मार्च को। अब अपन ने 21 मार्च को कुछ परचेस किया तो वो ऐड हो जाना चाहिए, तो परचेसेस ऐड करते हैं। 25 मार्च को अपन ने कुछ सेल्स किया तो इन्वेंट्री कम होती है तो सेल्स माइनस करते हैं। तो ठीक उसी तरह ऐसे जाते हैं। इसमें हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। सेकेंड केस था अगर हम 10 अप्रैल को ले रहे हैं या 15 अप्रैल या 5 अप्रैल, मतलब 31 मार्च के बाद, तो हर ट्रांजेक्शन को हम पीछे पीछे लाते हैं, रिवर्स करते हैं।
ठीक है, तो सिंपल है ये। सो गाइज आपको ये सॉल्व करना है अच्छे से, कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो वी आर अवेलेबल। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 7887 ओके। आप इस पे हमें आपके जो भी डाउट्स है व्हाट्सएप कर सकते हो। अब स्टार्ट करेंगे हम कोई दूसरा टॉपिक। तब तक 2 मिनट के लिए आपको आँख बंद करनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है, उसे जाने देनी है। लंबी गहरी सांस लो, उसे जाने दो, रिलैक्स करो, जो पढ़ा है उसे एक बार रिकॉल करो, माइंड शांत करो। अभी हमें और लंबा बैठना है, जर्नी और बची है। शांत करो अपने माइंड को, लंबी गहरी सांस लो, छोड़ो, आंख बंद करो, लंबी गहरी सांस लो, रोको, छोड़ो, 2 मिनट का ब्रेक लो।